नमस्कार दोस्तों, न्यू टेक्निकल क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है? आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर, टायर बोरिंग टेक्नीशियन, डिफरेंट टाइप कॉम्पिटिटिव एग्जाम, है ना? जो कि आपके आईटीआई से होते हैं। डीआरडीओ, इसरो टेक्नीशियन भी, डीएमआरसी, एलएमआरसी, भेल सेल, गेल एनटीपीसी, पावर ग्रिड इत्यादि, है ना? इन सब की तैयारी न्यू टेक्निकल क्लासेस पर कराई जा रही है। ट्रेड आपका टर्नर फिटर मशीनिस्ट है। ठीक है? तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक था हमारा फर्स्ट नंबर का, इंट्रोडक्शन सेफ्टी एंड प्रिकॉशन, है ना? वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। दूसरा टॉपिक चल रहा है अभी, मापतौल एवं मात्रकों की पद्धतियां। ठीक है? इसमें टोटल 160 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप है ना? इसको हमने दो पार्टों में डिवाइड किया है। 48 क्वेश्चन जो है आपके सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना? फुट पाउंड सेकंड और सेंटीमीटर ग्राम सेकंड एंड मीटर किलोग्राम सेकंड, है ना? ये आपके सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस। इनमें बांटा गया है। 48 क्वेश्चन इसके हैं और बाकी के क्वेश्चन जो है यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट टूल से रिलेटेड है। ठीक है? ये जो है आपके आईटीआई उत्तर प्रदेश आईटीआई अनुदेशक भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन आ गया है ना? और असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का पेपर आपका आने वाला है। तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर आप इस चैप्टर को क्लियर कर लेते हैं तो आपको आने वाली सभी वैकेंसियों में, है ना, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन और बाकी जितनी भी वैकेंसियां हैं सभी वैकेंसियों में आपका एक भी क्वेश्चन बाहर यहाँ से नहीं जाएगा। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, है ना? तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, है ना? सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो। ठीक है? देखिए, पहला जो क्वेश्चन है हमारा वह है कि वर्क इज यूजली रिक्वायर्ड टू बी हील्ड इन अ वर्टिकल पोजीशन, है ना? फॉर लेइंग आउट, यानी लेइंग आउट के लिए वर्कपीस जो है हमारा बांधा गया है। तो बांधा गया है। पर्पज दिस इज क्लैंप टू, यानी फॉर दिस पर्पज क्लैंप टू, यानी इस पर्पज के लिए बांधा गया है। तो इस उद्देश्य के लिए इसे कसा जाता है। तो कहां पर कसा जाता है? ठीक है? तो अभिन्यास हेतु कार्यखंड को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखा जाता है। इस उद्देश्य के लिए इसे कसा जाता है। ठीक है? इसको कसा जाता है एंगल प्लेट पर। ठीक है? इसको कहाँ कसते हैं? एंगल प्लेट, यानी कोणीय प्लेट पर। ठीक है? एंगल प्लेट आपकी एंगल 90 डिग्री के एंगल में होता है। ठीक है? एंगल प्लेट का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री के एंगल में होता है। ठीक है? 90 डिग्री के एंगल में होता है। ठीक है? एंगल कोण प्लेट आपकी ढलवा लोहे की बनाई जाती है। एंगल प्लेट काय की बनाई जाती है? ढलवा लोहे की। ढलवा लोहा, ठीक है, ढलवे लोहे की बनाई जाती है, यानी कास्ट आयरन। ठीक है? कास्ट आयरन की बनाई जाती है। अब इसके दोनों सतहों, दोनों ओर से मशीनिंग करके 90 डिग्री बनाया जाता है। इसकी दोनों सतहों पर विभिन्न स्थितियों में आर पार छेद होते हैं, यानी इस तरीके के इसमें छेद होते हैं जिसमें छेद और खांचे बने होते हैं। उसमें हम क्या करते हैं? जॉब को क्लैंप करते हैं। ठीक है? जॉब को क्लैंप करते हैं। यह काय की बनी होती है? 90 डिग्री की, और जिनकी दोनों सतहें एक दूसरे से मशीनें ठोक के 90 डिग्री जो है बनाई जाती है, और यह डलवा लोहा कास्ट आयरन की बनाई जाती है। आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकु और कोणीय दोनों मापनों हेतु इनमें से कौन सा औजार प्रयोग किया जा सकता है? ठीक है? शंकु और कोणीय, ठीक है, तो इंग्लिश में पढ़ते हैं फॉर टेकिंग बोथ टेपर एंड एंगुलर मेजरमेंट, यानी टेपर और एंगुलर मेजरमेंट दोनों को मापने के लिए क्या यूज कर सकते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कैन बी यूज्ड, है ना? तो हम क्या करेंगे?
कोण मापने के लिए और टेपर मापने के लिए साइन बार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, साइन बार का प्रयोग करते हैं, इसको ज्या बार भी बोलते हैं, साइन बार या ज्या बार भी बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है। यह क्वेश्चन टेक्नीशियन ग्रेड 2 फिटर 22/9/2015 में पूछा गया है। ठीक है, 22/9/2015 में पूछा गया है यूपी आरबी यूएनएल में। तो 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, यह आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, यानी आईएमपी क्वेश्चन है, यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए, तो पहला ऑप्शन है 1 mm, पहला ऑप्शन क्या है 1 mm, दूसरा है 0.1 mm, तीसरा है 0.01 mm, चौथा है 0.001 mm। ठीक है, तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कितना हो जाएगा 0.001 mm। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 1 वर्ग मीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो यह फिटर 9/11/2015 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए, 1 वर्ग मीटर बराबर क्या होता है, किसके बराबर होता है, 1 वर्ग मीटर किसके बराबर होता है। देखिए यहाँ ऑप्शन दिए हो 11, ऑप्शन ए में 11.764 वर्ग फीट। ठीक है, दूसरा ऑप्शन 10 वर्ग फीट, तीसरा ऑप्शन 10.5 वर्ग फीट, चौथा ऑप्शन है 10.764 वर्ग फीट, है ना। ठीक है, अब हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1 वर्ग मीटर में 10.764 वर्ग फीट जो है होता है के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए 1 वर्ग मीटर बराबर कितना होता है 10.764 वर्ग फीट। ठीक है, ये होता है, और 4 किलो लीटर बराबर कितना होता है। ठीक है, 4 किलो लीटर, है ना, यहां से ये क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी। तो 4 किलो लीटर बराबर होता है 4000 मिली लीटर, है ना, 4000 मिली लीटर। अब देखिए 5 लीटर बराबर कितना कितना सेंटीलीटर होगा। तो यहाँ पर 5 लीटर बराबर हो जाएगा आपका 500 सेंटीलीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम पूछें कि 6 मीटर बराबर कितने डेसीमीटर होते हैं, यानी 6 मीटर बराबर कितने डेसीमीटर होते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 60 डेसीमीटर, है ना, डेसीमीटर। ठीक है, और 8 डेसीमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पर 8 डेसीमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होंगे। ठीक है, तो यहाँ 80 सेंटीमीटर होंगे, 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन कभी कभी एग्जामों में पूछ लेता है। ठीक है, 3, 4 और ये 5। ठीक है, तो देखिए आपको क्वेश्चन में वर्ग मीटर पूछा था, हमने सब कुछ बता दिया, इसमें कितने डेसीमीटर होते हैं, कितने मीटर में कितने, 6 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 5 लीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, है ना, सेंटीलीटर होता है ना। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमको फॉर्मूला दिया हुआ है ओम का। ठीक है, ओम का फॉर्मूला दिया है, तो उसमें पूछा है कि कौन सा फॉर्मूला सही नहीं है। यानी ओम का दिया है, एम्पियर का दिया है, वोल्ट का दिया है, कूलाम का दिया है। इसमें से एक फॉर्मूला गलत है, वह हमको यहाँ पर बताना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्या दिया है हमारा, ओम। ओम बराबर होता है वोल्ट बटे एम्पियर। यह तो हमारा सही है। ओम बराबर क्या क्या होता है, ओम बराबर होता है वोल्ट बटे एम्पियर। यह क्या है, यह हमारा करेक्ट है। ठीक है, यह करेक्ट है। अब देखिए एम्पियर बराबर क्या होता है, तो एम्पियर का भी जो फॉर्मूला है कूलाम बटे सेकंड होता है, कूलाम बटे सेकंड होता है। लेकिन जो वोल्ट बराबर कूलाम बटे जूल होता है ना, कूलाम बटे जूल यहाँ पर दिया हुआ है ना, वो वाट बटे कूलाम होता है वोल्ट बराबर। ये क्या होता है, ये होता है V बराबर W बटे Q, है ना, W बटे Q होता है। ठीक है, ये क्या होता है, V बराबर W बटे Q होता है। तो यह जो है यह हमारा क्या है, गलत है, और ये फॉर्मूला सही है। तो देखिए इसमें कौन सा सही नहीं है, तो सही कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी वाला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक माइक्रोन निम्न के बराबर होता है। ठीक है, तो 0.001 mm के बराबर होता है एक माइक्रोन, है ना, नहीं। और 0.001 mm के बराबर होता है, 0.000 के बराबर होता है, 0.10 के बराबर होता है। चार ऑप्शन यहाँ पर पूछे गए हैं। डीएमआरसी मेंटेनर में यह हमारा फिटर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो देखिए एक माइक्रोन बराबर होता है 1/1000। ठीक है, एक माइक्रोन बराबर कितना होता है, तो एक माइक्रोन बराबर होता है 1/1000, है ना। एक माइक्रोन बराबर होता है 1/1000, है ना। इसको हम क्या कर सकते हैं, 0.001 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ है ना, या फिर हम लिख सकते हैं 1/10⁻³ है ना। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, है ना। एक इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो पहला 1/1000, दूसरा हम लिख सकते हैं 0.001 mm, तीसरा लिख सकते हैं 10⁻³ और चौथा लिख सकते हैं हम इसको 1/10⁻³। तो यहाँ पर जो पूछा है वो पूछा है हमसे एक माइक्रोन का मान, तो ये ऑप्शन नंबर बी में हमको दिया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा 0.001 mm। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 0.001 mm। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सदिश नहीं है। ठीक है, कौन सी सदिश राशि नहीं है, यह हमसे यहाँ पर पूछा है। इसरो डीजल मैकेनिक में यह क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 7 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि कौन सी सदिश नहीं है। फोर्स, संवेग, मास और, है ना, और वेलोसिटी, चार ऑप्शन हमको यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या है, संवेग सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि में आता है। ठीक है, द्रव्यमान क्या है, यह अदिश राशि में आता है। ठीक है,
और बल हमारा काय में आता है, ये सदिश राशि में आता है। ठीक है, तो बल बराबर क्या होता है, देखिए बल बराबर होता है हमारा m इंटू ए। ठीक है, यह आ जाएगा सदिश में। ठीक है, यह सदिश राशि में आ जाएगा। अब हमारा संवेग बराबर क्या होता है, संवेग। ठीक है, संवेग बराबर होता है m इंटू वी, है ना, m इंटू वी, यह भी सदिश राशि में है। ठीक है, अब इसके बाद में दिया हुआ है हमको वेग, है ना, तो देखिए वेग बराबर क्या हो जाएगा, वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। ठीक है, पन बटे समय, यह भी सदिश राशि में आएगा, यह भी सदिश है। ठीक है, यह भी क्या है, सदिश है। अब द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा आयतन, ठीक है, और इंटू घनत्व, है ना। तो देखिए आयतन भी क्या है, अदिश है, आयतन भी क्या है, अदिश है ना, और घनत्व भी क्या है, अदिश है, क्या है, अदिश। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, द्रव्यमान यानी मास। ठीक है, यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उत्सर्जन मानकों के लिए यूनिट है, यूनिट्स ऑफ एमिशन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, उत्सर्जन मानकों के लिए यूनिट है। तो देखिए उत्सर्जन मानकों की इकाई जो है ग्राम प्रति किलोमीटर होती है, उत्सर्जन मानकों की जो इकाई होती है वो होती है ग्राम प्रति किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्राम प्रति किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन ए ग्राम प्रति किलोमीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर का, एक निर्धारित समय के लिए किए गए कार्य का दर होता है। ठीक है, निर्धारित समय के लिए किए गए कार्य का दर होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है टार्क, ऑप्शन बी दिया हुआ है पावर, ऑप्शन सी दिया हुआ है एफिशिएंसी यानी दक्षता, ऑप्शन डी दिया है फोर्स यानी बल। क्या सही होगा इसमें से, है ना, कौन सा आंसर होगा, कमेंट करके बताएं। चलिए देखिए 9 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, एक निर्धारित समय में किए गए कार्य को, कार्य का दर होता है। तो देखिए निर्धारित समय में किए गए कार्य का दर जो है वह शक्ति कहलाता है, वह क्या कहलाता है, शक्ति। ठीक है, शक्ति, शक्ति यानी पावर। ठीक है, वह क्या कहलाता है, पावर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बटे टी, है ना, डब्ल्यू बटे टी होता है। पावर बराबर यानी कार्य बटे समय, यानी वर्क बटे समय, कार्य बटे समय, यही होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सारे के सारे आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर चल रहे हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज जो चल रही है ये आपके सभी एग्जामों में आएगा, है ना। जैसे आपका असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन या आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर, है ना, या यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर, है ना, सबके लिए ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ते जाइए, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, सारे के सारे क्वेश्चन देखें, क्योंकि 160 क्वेश्चन की ये वीडियो बन रही है आपकी, 160 क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बीएचपी ऑफ एन इंजन इज मेजर्ड बाय, इंजन को खालिस्तान से मापित किया जाता है ना, इंजन को खालिस्तान से मापित किया जाता है। तो इंजन का ब्रेक हॉर्स पावर को डायनमोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, इंजन का ब्रेक हॉर्स पावर को डायनमोमीटर से मापा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है हमको डायनमोमीटर, ऑप्शन नंबर बी में, है ना, ऑप्शन नंबर बी में
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इंजन का ब्रेक जो है डायनामोमीटर से मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का। ठीक है, यहाँ ये 10 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है। 11 नंबर का क्वेश्चन है डेसिबल। डेसिबल की इकाई जो है डीबी है ना, इसको मापने का यूनिट है डेसिबल है ना। डीबी जो है खालिस्तान मापने की यूनिट है। तो देखिए डेसिबल जो है ध्वनि की इकाई है, ध्वनि मापने की इकाई को क्या इकाई क्या है, डेसिबल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उत्पत्ति कंपायमान वस्तु से होती है। ठीक है, और ध्वनि का वेग माध्यम की प्रकृति तथा घनत्व पर निर्भर करता है। यह वायुमंडलीय परिस्थितियां जैसे ताप, आर्द्रता आदि पर निर्भर करती है। ठीक है, चलिए ध्वनि क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि कंपायमान वस्तु से उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सरफेस प्लेट किस पदार्थ का बना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 सरफेस प्लेट किस पदार्थ का बना होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 सरफेस प्लेट किस पदार्थ का बना होता है। डीएमआरसी मेंटेनेंस 2017 का क्वेश्चन है। कमेंट करके बताएं कि किस पदार्थ का बना होता है। क्या माइल्ड स्टील का बनाया जाता है, क्या टूल स्टील का बनाया जाता है, क्या हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है, या फिर ग्रेनाइट का बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें क्या होता है कि सरफेस प्लेट क्या बोलते हैं, माइल्ड स्टील का हम नहीं बनाते हैं, टूल स्टील का नहीं बनाते हैं, और हाई कार्बन स्टील का भी नहीं बनाते, सिर्फ ओनली ग्रेनाइट का बनाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमको ग्रेनाइट ऑप्शन दिया है। सरफेस प्लेट हम कास्ट आयरन की भी बनाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ ऑप्शन दिया है ग्रेनाइट। और फिर ग्रेनाइट की भी बनाते हैं, कांच की भी बनाते हैं, नहीं हमारा शीशे की लेड की भी बनाई जाती है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार कारखंडों की समतलता इस सॉरी सरफेस प्लेट का प्रयोग जो है कारखंडों की समतलता जांचने के लिए करते हैं। ठीक है, प्रयोग क्या है इसका, प्रयोग क्या है, समतलता जांचने के लिए, वर्कपीस की समतलता फ्लैटनेस की जांच के लिए किया जाता है, तथा समतल सतह पर कारखंडों को ठोकने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, समतल सतह पर कारखंडों को ठोकने के लिए, ठोकने के लिए, ठीक है, ठोकने के लिए भी किया जाता है। यह काय की बनी होती है। देखिए यहाँ पर यह कास्ट आयरन की भी बनाते हैं हम, कास्ट आयरन, कास्ट आयरन की भी बनाई जाती है ना। यह वर्गाकार आकृति में होती है, वर्गाकार आकृति में होती है। ठीक है, इसकी क्या करते हैं हम, वर्गाकार आकृति बनाई जाती है, इसके ऊपर सतह को स्क्रैपिंग करके, लेपिंग करके, है ना, स्क्रैपिंग लेपिंग करके बनाया जाता है। ठीक है, ये प्लेटें ग्रेनाइट की भी होती हैं। ठीक है, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट की भी बनाई जाती है, और सिरामिक पदार्थ की भी बनाई जाती है, यानी सिरामिक मटेरियल से भी बनाई जाती है। CRAMIC सिरामिक मटेरियल है ना, सिरामिक मटेरियल से भी बनाई जाती है। ठीक है, तो यह हमारी सिरामिक मटेरियल से आकृति कैसी होती है, आकृति होती है इसकी वर्गाकार, है ना, आकृति कैसी होती है, वर्गाकार आकृति की होती है। ये प्लेटें हमारी कैसी होती हैं, ठोस होती हैं। ठीक है, ठोस होती है, प्लेट कैसी होती है, ठोस और मजबूत। ठीक है, ठोस और मजबूत होती हैं, और इस पर जॉब को पकड़ने के लिए, है ना, जॉब को पकड़ने के लिए रिब्स बनी होती है ना, सरफेस सॉरी इनको जो है, इन्हें मजबूती देने के लिए क्या होता है, रिब्स बना होता है। रिब्स, रिब्स क्या करता है, मजबूती देता है, मजबूती के लिए रिब्स बनी होती हैं। ठीक है, इन प्लेटों की सतह की जो समतलता की होती है, प्लेटों की सतह की समतलता
है ना, वह कितनी होती है 0.02 मिलीमीटर, है ना, 0.02 मिलीमीटर सतह की समतलता होती है, इतनी एक्यूरेसी में 0.02 मिलीमीटर की एक्यूरेसी में सतह की समतलता होती है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हुआ। यहाँ एक बार इस क्वेश्चन को और कर लेते हैं। यहाँ पर जो सरफेस प्लेट का पदार्थ पूछा है तो वो कास्ट आयरन का बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर कास्ट आयरन हमें ऑप्शन में दिया नहीं है। कास्ट आयरन के बाद ग्रेनाइट, सिरामिक का भी बनाते हैं, लेड का भी बनाया जाता है ना, लेड का भी बनाया जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइल्ड स्टील का यहाँ पर नहीं बनाया, टूल स्टील का नहीं बनाया जा सकता। हाई कार्बन ग्रेनाइट यहाँ ऑप्शन दिया, ग्रेनाइट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रयोग क्या है इसका, प्रयोग जो है सतह की समतलता जांचने के लिए किया जाता है। ठीक है, समतलता के लिए जांचने के लिए करते हैं। कार्यखंडों को ढोकने के लिए भी इस पर इसका प्रयोग करते हैं। ये बनाई जाती है लेड की, कास्ट आयरन की, ग्रेनाइट की, सिरामिक की। ठीक है, आकृति कैसी होती है, आकृति होती है इसकी वर्गाकार, है ना, वर्गाकार आकृति की बनाई जाती है। ये कहती है कैसी होती है, ठोस और मजबूत, है ना, और रिब्स इसको मजबूत बनाते हैं। रिब्स इसके जिसमें जो रिब्स होते हैं वह इसको मजबूत बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर का, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 13 नंबर का, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का। ठीक है, एक माइक्रोन बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, यहाँ पर एक माइक्रोन बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं ये हमसे यहाँ पर पूछा हुआ है। ठीक है, एक माइक्रोन बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो देखिए चलिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया है 0.001 mm, है ना, कितने सेंटीमीटर, यहाँ पर सब ये दिया है हमको सेंटीमीटर में। ठीक है, यहाँ पर दिया है सेंटीमीटर में। ठीक है, एक माइक्रोन में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि एक माइक्रोन में 0.001 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अब एक माइक्रोन में इतने तो हो गए सेंटीमीटर, है ना, ये कितने हो गए एक माइक्रोन। अब एक माइक्रोन में कितने होते हैं, है ना, एक माइक्रोन में कितने होते हैं, तो होते हैं 0.001 यानी 1/1000 होते हैं। ठीक है, एक माइक्रोन में कितने होते हैं, तो 1/1000, है ना, 1/1000 एक माइक्रोन में। ठीक है, और कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1/10,000 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमसे जो पूछा है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर का, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर का, आंतरिक अंतःपुच्छ के टेपर को इनमें से किसकी सहायता से मापा जा सकता है। ठीक है, आंतरिक पूंछ, है ना, टेपर को किसकी सहायता से मापा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए स्लिप गेज और मानक विमाओं की गेंदों के द्वारा। ठीक है, आंतरिक अंतःपुच्छ के टेपर को स्लिप गेज और मानक विमाओं की सहायता से मापा जा सकता है। इस गेज का निर्माण जो है जॉनसन ने किया था, है ना, स्लिप गेज का निर्माण किसने किया था, जॉनसन ने, स्लिप गेज का निर्माण, ठीक है, का निर्माण जॉनसन ने किया था। ठीक है, इसलिए इसको जॉनसन गेज भी बोला जाता है ना, जॉनसन गेज, इसको जॉनसन गेज भी बोला जाता है। इस गेज का प्रयोग हम कई स्थानों पर आवश्यकता अनुसार करते हैं, जैसे कि स्टील के हार्ड, ये गेज जो है स्टील का होता है ना, स्टील के हार्ड और टेम्पर्ड के द्वारा बनाए जाते हैं, हार्ड और टेम्पर्ड होते हैं, है ना, और इसकी जो एक्यूरेसी होती है वह कितनी होती है, 1/10,000, 1/10,000 यानी हमारा कितना हो जाएगा 0.401, है ना,
0.301 है ना, ये हमारा 1/10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो आंतरिक पुंज के टेपर को, है ना, इनमें से किसकी सहायता से मापा जाता है, तो वह स्लिप गेज की सहायता से मापा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी, स्लिप गेज, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमोमीटर, डायनेमोमीटर एक युक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमोमीटर एक युक्ति है। डायनामोमीटर एक युक्ति है जिसका प्रयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है। डीएमआरसी मेंटेनर में यह क्वेश्चन पूछा गया है, फिटर ट्रेड में। ठीक है, चिप थिकनेस रेशियो या चिप थिकनेस रेशियो मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, धातु कर्तन के दौरान बल, ऑप्शन सी, कर्तन औजार का क्षय, और ऑप्शन डी, कर्तन औजार का डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो डायनामोमीटर एक युक्ति है जिसका प्रयोग निम्न के मापन के लिए किया जाता है। तो देखिए, डायनामो क्या है, धातु कर्तन के दौरान बल को मापने के लिए किया जाता है। डायनामो एक युक्ति है जिसका प्रयोग धातु कर्तन के दौरान बल को मापने के लिए किया जाता है, तथा डायनामो इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने का यंत्र भी है। ठीक है, डायनामो क्या है, डायनामो क्या है, इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने के लिए भी किया जाता है। इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति को मापने का यंत्र भी है। चलिए अब देखिए, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर बी। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16वें नंबर का क्वेश्चन है ना, 2500 mm निम्न में से किसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर 2500 mm को कन्वर्ट कर दिया है उन्होंने, हमारा दिया है 2500 mm, तो यहाँ सेंटीमीटर में किसके बराबर है, और 25 डेकामीटर में किसके बराबर है, और 2.5 डेकामीटर, और इनमें से कोई नहीं। ये हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 250 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर के बराबर जो है 2500 mm है। क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, 10 mm। अब यहाँ पर पूछा गया है कि 250 सेंटीमीटर में कितने होंगे, है ना। तो देखिए 250 सेंटीमीटर का अगर हम निकालते हैं तो 250 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 2500, यानी 2500 mm। ठीक है, 2500 mm यहाँ पर हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 2500 mm, है ना। किसके बराबर होता है, तो 250 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और देखिए यहाँ पर जो है एक डेका में 25 डेकामीटर है ना, ये डेकामीटर में दिया हुआ है, तो 1 डेकामीटर है ना। अब हम समझते हैं, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर तो हमने समझ लिया, अब 1 DM यानी डेकामीटर बराबर क्या होता है, 100 mm होता है। ठीक है ना। और 1 मीटर बराबर क्या होता है, तो 1 मीटर बराबर होता है 1000 mm। 1000, क्योंकि यहाँ सारी वैल्यू mm में दी है तो हम सारा mm में निकालेंगे। ठीक है, 1000 mm होता है। और 1 सेंटीमीटर तो हमने बता ही दिया कि 1 सेंटीमीटर जो है, 1 सेंटीमीटर जो है 10 mm के बराबर होता है। अब हम इनको कन्वर्ट किया तो कन्वर्ट करके 2500 mm करेक्ट आंसर आ गया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, 1 मीटर में डेसीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में बताना है। ठीक है, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो क्या 100 डेसीमीटर होते हैं, बी ऑप्शन में दिया है 10 डेसीमीटर, और सी में दिया है 1 डेसीमीटर, और डी में दिया है 1000 डेसीमीटर। तो देखिए
यहां पर हम बताएं कि ये जो वैल्यू दी हुई है ना, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। ठीक है, 10 डेसीमीटर होते हैं। तो यह हमारा 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखते हैं 1 मीटर में कितना होता है। तो देखिए 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, और 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, अगर सेंटीमीटर की बात करें तो यहीं पर 1 मीटर बराबर है ना कितना सेंटीमीटर होता है। तो देखिए 1 मीटर में 10 तो डेसीमीटर होता है, तो 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 मिलीमीटर होता है, मिलीमीटर। ठीक है, 10 मिलीमीटर यानी एमएम। ठीक है, 10 एमएम मिलीमीटर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है ना, 17 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अब देखिए 1 इंच में सेंटीमीटर होता है, तो 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है। तो 1 इंच में होता है हमारा 2.54 सेंटीमीटर, है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर 2.54 सेंटीमीटर हमारा कितना है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी तो हमने देखा था कि 1 इंच में इंच बराबर कितना, 2.56 सेंटीमीटर। अब देखिए 1 इंच में एमएम में कितने मिलीमीटर कितना होता है, तो 25.4 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर तो जो है वह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत ही मोस्ट और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है। तो यहां पर देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6, है ना। 3.6 देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6, 3.6 इंटू 10 की पावर 3, तो ये नहीं है, 10 की पावर 5 भी नहीं है, 10 की पावर 3 नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, मीट्रिक प्रणाली में लंबाई के माप का निर्धारण किया गया है। ठीक है, तो मीट्रिक प्रणाली में लंबाई के माप का निर्धारण किया गया है, तो है ना, तो मीटर से। ठीक है, मीटर से। ठीक है, देखिए मीट्रिक प्रणाली में क्या है, लंबाई की जो माप है उसको क्या करते हैं, मीटर से नापते हैं, तथा छोटी छोटी माप को मिलीमीटर से नापते हैं। ठीक है, मीट्रिक प्रणाली में मीट्रिक प्रणाली में माप को क्या करते हैं, मीटर से नापते हैं, मीटर से नापते हैं, और छोटी छोटी माप को काय से नापते हैं, मिलीमीटर से। ठीक है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
क्योंकि मीटर से हम इसको पहले मीट्रिक प्रणाली में सबसे पहले नापेंगे मीटर से, ठीक है। अगर मीटर ऑप्शन में नहीं होता तो हम इसमें लगाते मिलीमीटर, लेकिन हमारे पास मीटर है तो इसलिए हम इसमें मीटर ऑप्शन चुनेंगे। यह डीआरडीओ टर्नर में 2016 में पूछा जा चुका है। एमईएस फिटर ट्रेड्समैन 2015 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। 20 क्वेश्चन यहाँ पर हमने सॉल्व करा दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? देखिए, एम्पियर क्या नापने की इकाई है, यदि आपने पढ़ा है तो आप तुरंत में बता देंगे कि एम्पियर क्या नापा जाता है, ठीक है। एम्पियर से विद्युत धारा नापने की इकाई जो है एम्पियर है। विद्युत धारा को हम एम्पियर में नापते हैं, ठीक है। HAL 2015 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा, ठीक है। यहाँ पर विद्युत धारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा को क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसको नापने की एसआई पद्धति की इकाई क्या है, एसआई पद्धति की इकाई क्या है, एम्पियर है ना। करंट को नापने की एसआई पद्धति की इकाई को विद्युत धारा को नापने की, विद्युत धारा यानी करंट को नापने की, है ना, एसआई पद्धति की इकाई क्या है, एम्पियर है। इस एम्पियर को ए से हम संकेत देते हैं, तथा पावर और शक्ति को नापने की इकाई क्या है, वाट, है ना, पावर, है ना, पावर या फिर शक्ति, हिंदी में बोले तो शक्ति, इसको हम जो नापते हैं वह कहाँ से नापते हैं, वाट से, ठीक है, वाट से नापते हैं। और शक्ति को हम कैसे, अश्व शक्ति यानी एचपी से भी नापते हैं, ठीक है। तो एक एचपी बराबर क्या होता है, 746 वाट, ठीक है। एक एचपी बराबर क्या होता है, 746, यह होता है ब्रिटिश में। और मीट्रिक में 1 एचपी का मान कितना होता है, तो मीट्रिक में 1 एचपी का मान होता है 735.5, ठीक है ना। और प्रतिरोध की इकाई क्या है, देखिए, प्रतिरोध की इकाई, क्या है, तो प्रतिरोध की इकाई है ओम, ठीक है। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम, है ना। विभवांतर नापने की इकाई क्या होती है, वोल्टेज होती है। विभवांतर विभवांतर नापने की इकाई क्या होती है, वोल्टेज होती है, इसको वी से, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इस तरह से, ठीक है। विद्युत धारा की क्या है, एम्पियर है, पावर शक्ति वाट है, और एचपी 1 एचपी का मान जो है 746 वाट है, और मीट्रिक पद्धति में 735.5 है ना। प्रतिरोध को ओम से, ओम है इकाई प्रतिरोध की, और विभवांतर की वोल्ट है ना। विभवांतर की क्या है, वोल्ट है। लेकिन हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। एम्पियर किसकी इकाई है, विद्युत धारा की। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 28 नंबर का क्वेश्चन, है ना। 28 नंबर का क्वेश्चन यहाँ कैसे आ गया, 21 है ना, तो 22 नंबर का क्वेश्चन आएगा। देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन, सार्वत्रिक मानक समय का आविष्कार किसने किया, हु इन्वेंट्ड यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम, है ना। स्टैंडर्ड टाइम का आविष्कार किसने किया, है ना। तो देखिए, सार्वत्रिक मानक समय का आविष्कार सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने किया था। सैंडफोर्ड फ्लेमिंग एक ब्रिटिश कनाडाई इंजीनियर और आविष्कारक थे। उन्होंने दुनिया भर में मानक समय के क्षेत्र के प्रस्ताव के साथ कनाडा के पहले डाक टिकट का भी डिजाइन किया, ठीक है। कनाडा के पहले डाक टिकट का भी डिजाइन किया, किसने किया, सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने, ठीक है। और इन्होंने ही क्या किया है, सार्वत्रिक
है ना, सार्वत्रिक मानक समय का आविष्कार किया। ठीक है, सार्वत्रिक मानक समय का आविष्कार किया तो सैंडफोर्ड फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सैंडफोर्ड फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यह कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो यह जो है एक ब्रिटिश कनाडाई इंजीनियर है। यह क्या है, सैंडफोर्ड फ्लेमिंग क्या है, ब्रिटिश कनाडाई इंजीनियर, कनाडाई इंजीनियर है। ठीक है, और इंजीनियर और आविष्कारक हैं, आविष्कारक थे। ठीक है, और इन्होंने दुनिया भर में समय के क्षेत्र में प्रस्ताव के साथ पहले डाक टिकट का भी डिजाइन किया। ठीक है, पहले डाक टिकट का भी डिजाइन किया है ना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट जो पहले डाक टिकट का भी डिजाइन, पहले डाक टिकट का डिजाइन भी इन्होंने ही किया है ना, और समय का सार्वत्रिक मात्रक भी इन्होंने ही किया। आविष्कार जो है सार्वत्रिक, सार्वत्रिक मानक समय, मानक समय का आविष्कार भी किसने किया, इन्होंने ही किया है। ठीक है, किसने किया, स्टैनफोर्ड फ्लेमिंग ने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। देखिए किलोवाट घंटा मात्रक है, देखिए किलोवाट घंटा मात्रक है किसका है। ठीक है, तो किलोवाट घंटा जो है विद्युत ऊर्जा का मात्रक है ना। 23 नंबर का क्वेश्चन, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, जब हम ऊर्जा का उपयोग बड़ी मात्रा में करते हैं, क्या होता है, जब हम ऊर्जा का उपयोग बड़ी मात्रा में करते हैं तो जूल का उपयोग ना करके किलोवाट घंटे का उपयोग करते हैं। ठीक है, जूल का उपयोग ना करते हुए किलोवाट घंटे का उपयोग करते हैं। जूल का उपयोग बहुत छोटा मात्रक है, लेकिन किलोवाट घंटा एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का वह मात्रक है जिस किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है। विद्युत ऊर्जा 1 घंटे में जो ऊर्जा किसी परिपथ में व्यय होती है उसको किलोवाट घंटा है ना में नापते हैं। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा जो है विद्युत की शक्ति है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा, एक किलोवाट की विद्युत शक्ति हो, है ना। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है ना। 1 किलोवाट घंटे बराबर क्या होता है, 10 इंटू वाट इंटू घंटा। ठीक है, 1 किलो वाट घंटा बराबर क्या होता है, 1000 इंटू वाट इंटू क्या करते हैं, घंटा। ठीक है, यानी 1 घंटे में। ठीक है, ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। यानी कि विद्युत ऊर्जा को जब जूल का उपयोग हमको नहीं करना है, क्योंकि जूल का उपयोग करेंगे तो बहुत छोटी इकाई है, और जब हमको जूल का उपयोग ना करके है ना, उपयोग ना करके किलोवाट घंटे का उपयोग करते हैं तो जूल का उपयोग बहुत छोटा मात्रक है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट जो विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर की ओर। ठीक है, अब देखिए 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है, किसके बराबर है, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर है। ठीक है, तो देखिए 1 बार के बराबर है ना, केजी सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 केजी सेंटीमीटर, 1 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर है, 1 बार के बराबर। ठीक है ना, 1 बार के बराबर है। अब देखिए यहां से 2 या 3 क्वेश्चन और बन जाते हैं आपके, कैसे कि देखिए 1 किलोग्राम में कितने बार होता है। ठीक है, तो देखिए 1 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर में है ना, ये क्या नापने की इकाई है, दाब को नापने की इकाई है, प्रेशर को नापने की इकाई है। ठीक है, तो इसमें कितना होता है, 0.980 है ना, ये इतना बार होता है। इसको हम क्या करते हैं, लगभग लगभग क्या बोलते हैं, 1 बार, 1 बार बोला जाता है। ठीक है,
एक बार हम लोग बोल देते हैं। लगभग कितना, एक बार के बराबर होता है। अब देखिए एक वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब यानी एक वायुमंडलीय प्रेशर बराबर कितना होता है, तो देखिए 1.0132 बार के बराबर होता है। ठीक है, एक वायुमंडलीय दाब बराबर, और 1 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो 0.1000 बार के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन और बन सकते हैं आपके। 3 क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि 1 केजी सेंटीमीटर में कितने होते हैं, तो एक बार के बराबर होता है। लेकिन अगर एक्चुअल रीडिंग पूछ ले तो 0.98 बार। ठीक है, वायुमंडलीय दाब बराबर क्या होता है, तो वायुमंडलीय दाब बराबर होता है कि एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 1.0132 बार। 1 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर बराबर होता है 0.1, है ना, 000 बार। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो देखिए एक हॉर्स पावर में होते हैं 746 वाट। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 1000 वाट, 750, 46 और 748। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 746, है ना। आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 746, है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अब यहाँ पर हम बात करें कि एचपी यानी एक एचपी बराबर यानी हॉर्स पावर बराबर 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट। ठीक है, ये होता है ब्रिटिश में। ठीक है, पहले भी बता चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। और मीट्रिक में कितना होता है, तो 1 एचपी बराबर मीट्रिक में कितना होता है, तो होता है 735.5 मीट्रिक में। तो ये मीट्रिक में हो गया। ठीक है, मीट्रिक में हो गया। क्वेश्चन बहुत ही सरल और सिंपल जो है आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। बस आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन एएलपी में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आरआरबी चेन्नई में पूछा जा चुका है, बेंगलोर में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर आंसर देना है। 25 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। देखिए अब 26 नंबर का क्वेश्चन हम यहां से करेंगे। तो देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन बल का मात्रक है ना, बल का मात्रक है। तो देखिए बल का मात्रक क्या है, तो बल का मात्रक है न्यूटन। ठीक है, ठीक है, बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है। बल बराबर क्या होता है, m इंटू ए। ठीक है, बल बराबर, बल को दर्शाते कैसे हैं, एफ से। ठीक है, बल को कैसे दर्शाते हैं, एफ, है ना, एफ से। ठीक है, सिंबल क्या है, एफ है। इसको एम इंटू ए, है ना, एम इंटू ए से दर्शाते हैं। जहां पर क्या होता है, जहां पर एम आपका क्या है, एम क्या है, यहां पर एम वस्तु का द्रव्यमान है, वस्तु का द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान है। और ए क्या है, बल के कारण उत्पन्न त्वरण। ठीक है, और ए क्या है, ए क्या है, त्वरण है। ये क्या है, त्वरण है। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, है ना। और इसको बल को न्यूटन में व्यक्त हम करते हैं। ठीक है, तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, इकाई क्या है, इसकी इकाई है न्यूटन। ठीक है, इसकी इकाई क्या है, न्यूटन है। तो आंसर जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है, एक कार्बन क्रेडिट किसके बराबर है। ठीक है, तो देखिए एक कार्बन क्रेडिट जो है 1000 किलोग्राम CO2 के बराबर है।
ठीक है। एक कार्बन क्रेडिट किसके बराबर है? 1000 किलोग्राम CO2 के बराबर है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1000 किलोग्राम CO2। ठीक है, यह आंसर आपका हो जाएगा। देखिए, कार्बन क्रेडिट क्या है? कार्बन क्रेडिट एक प्रशासनिक दृष्टिकोण है जिसका प्रयोग प्रदूषकों के उत्सर्जन में कटौती को प्राप्त करने पर आर्थिक प्रोत्साहन एवं प्रदान करने करके प्रदूषण को नियंत्रित करने में किया जाता है। ठीक है, एक केंद्रीय प्राधिकरण उत्सर्जित किए जा सकने वाला प्रदूषक की मात्रा पर सीमा या कैप निर्धारित करती है। इसी पर आधारित जो हमारा कार्बन क्रेडिट में 1000 किलोग्राम CO2 के बराबर समतुल्य प्रदान की गई है। यानी एक कार्बन क्रेडिट जो है, कार्बन क्रेडिट जो है 1000 किलोग्राम CO2 के बराबर है। ठीक है, यह क्या है? एक प्रशासनिक दृष्टिकोण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट 28 नंबर का क्वेश्चन है। 28 नंबर का, माप की कौन सी इकाई को 0.3 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और पूछा गया है कि किस इकाई को 0.3 से गुणा करके जो है इंच में गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी, सेंटीमीटर, है ना। सेंटीमीटर को जो है 0.39 से गुणा करने पर हमको क्या होता है? इंच प्राप्त होता है। ठीक है, इंच प्राप्त होता है। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सेंटीमीटर। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, कार्य का मात्रक क्या है? ठीक है, बहुत ही मोस्ट और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामों में यह पूछा जा चुका है। कार्य का मात्रक यानी यूनिट क्या है? ठीक है, देखिए, कार्य का मात्रक जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। ठीक है, तो क्या ये है? तो देखिए, कार्य का मात्रक जो है वह है जूल। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या है? जूल। कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू दूरी। कार्य बराबर होता है बल इंटू दूरी होता है। ठीक है, यानी कार्य को बोलते हैं हम W और बल को बोलते हैं F और दूरी को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस, F इंटू डी। ठीक है, दूरी क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। ठीक है, अब इसकी जो यूनिट है वो हो जाती है किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मीटर, इसको बोलते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको बोलते हैं जूल, है ना। तो कार्य का जो मात्रक होता है वह हो जाता है जूल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जूल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या किया है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, MKS में। अब देखिए, बल का मात्रक जो है, यहाँ पर हम एक चीज और लेते हैं, ये तो हो गया क्वेश्चन के बारे में। अब यहाँ पर बल का मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो देखिए, MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड, है ना। MKS में कितना होता है? तो यह होता है न्यूटन, न्यूटन। और CGS में, है ना, CGS में क्या होता है? डाइन। यह क्या होता है? डाइन होता है। CGS में कितना होता है? डाइन होता है। अब देखिए, यहाँ पर हमसे अभी कार्य के बारे में पूछा है। अगर शक्ति का फॉर्मूला पूछ लिया, है ना, तो कार्य बटे समय हो जाता है। शक्ति का फॉर्मूला क्या हो जाता है? कार्य बटे समय, है ना। शक्ति यानी पावर, पावर बराबर क्या हो जाता है? W बटे टी। ठीक है, W बटे टी, यानी ये वर्क क्या रहेगा हमारा? इसमें भी क्या होगा? वर्क रहेगा जूल में।
ठीक है, और समय क्या रहेगा, सेकंड में, समय रहेगा सेकंड में। तो यह क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट बन जाएगी वाट, है ना। शक्ति को हम क्या में नापेंगे, वाट में नापेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ हमने क्वेश्चन में सिर्फ खाली आंसर लगाना है जूल। ठीक है, कार्य का मात्रक जूल हो गया। इसी तरह यदि बल का मात्रक पूछता है तो एमकेएस में न्यूटन होता है, सीजीएस में डाउन होता है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है पावर का फॉर्मूला, तो क्या होता है, वर्क बटे टाइम, यानी इसकी जो यूनिट का हम बात करें तो वर्क की यूनिट जूल होती है, उस समय होता है सेकंड की, तो जूल बटे समय हो जाता है आपका वाट। ठीक है, तो यहाँ पर इतना हमारा क्लियर हो गया। और बहुत देर से मैं ये क्वेश्चन के पीछे पड़ा हूं कि 1 HP बराबर क्या होता है। ठीक है, तो 1 HP बराबर होता है 740 वाट, है ना। 1 HP, है ना, शक्ति को नापने की इकाई है, शक्ति को ये बड़े तौर पर नापती है, और जूल जो है छोटी इकाई है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, 13 नंबर का क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब तेल के बारे में पढ़ते हैं। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। ठीक है, तेल जो हम नापते हैं तो वो बैरल में नापते हैं। ठीक है, तेल का एक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है ना। एक तेल का एक बैरल, है ना, तेल का एक बैरल कितना होता है, 159 लीटर। ठीक है, 159 लीटर में नापा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया 159 लीटर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारा कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, देखिए अब इसके आगे के क्वेश्चन जो है 31 नंबर का है। ठीक है, और भी क्वेश्चन है ना। ये 48 नंबर तक क्वेश्चन आपके चलेंगे। 48 नंबर तक क्वेश्चन जो है हमने आपको बताया था, 48 नंबर तक क्वेश्चन आपके यूनिट्स में से चलेंगे। उसके बाद जो है हम कोण मापन की इकाई तथा औजारों में आ जाएंगे। ठीक है, यूनिट ऑफ एंगल, उसके बाद के क्वेश्चन यूनिट ऑफ एंगल में से आएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से कुल मिला के हमारे पास कितने हैं टोटल, 160 क्वेश्चन की यह सीरीज चल रही है। ठीक है, 160 क्वेश्चन की यह सीरीज रहेगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 160 नंबर का। ठीक है, 160 नंबर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो आपको क्या करना है कि वीडियो पे बने रहना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, इस वीडियो को वीडियो जो है काफी ज्यादा लंबा हो रहा है, इस वजह से हमने क्या किया है, इस एक वीडियो को 30 क्वेश्चन में हमने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम अपने नेक्स्ट पार्ट की जो वीडियो बनाएंगे उसमें 30 से आगे के क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करा देंगे। ठीक है, चलिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना, सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के इस वीडियो में हमारे क्वेश्चन जो है कितने कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में जो हमारे क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गए हैं वह हो गए हैं 30 क्वेश्चन, है ना, जो कि सिस्टम ऑफ यूनिट एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस में से क्वेश्चन चल रहे हैं। तो यहाँ 30 क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन हो गए हैं क्लियर। अब बचे हैं हमारे क्वेश्चन 18, है ना। 18 क्वेश्चन इसके नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसकी जो सीरीज चल रही है माप और मापतोल के मात्रकों की पद्धतियों में, ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है ना। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, और भी ज्यादा अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।